तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे या फिर उस तरह का कुछ सिमुलेशन किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके थोड़े प्रॉपर्टीज या फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर का हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ऊपर ऊपर से पढ़ा जाएगा कि आज जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैक। ठीक है, स्टैक क्या है? लीफो पे डिपेंड है। इसका प्रिंसिपल क्या है? लीफो मीन्स जो लास्ट में अंदर घुसेगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, लीफो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सिंगल एंड ऑपरेशन होगा, मतलब एक ही जगह से ऑपरेशन होता है। ठीक है, जो टॉप एलिमेंट रहेगा उसका अति करेंगे, मतलब जो लास्ट में एंटर करेगा वही टॉप रहेगा। बरोबर, अगर एक टेबल पे हम लोग बुक रख रहे हैं, ठीक है, बुक टेबल पे अगर हम लोग बुक रख रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रहेगा वही सबसे टॉप रहेगा, जो लास्ट में एंटर किया रहेगा। देन इसमें दो तरह के होते हैं, डायनेमिक होता है, फिक्स साइज होता है। ठीक है, तो जब हम लोग सी वगैरह में इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं देन वहाँ पे तो हम लोग साइज वगैरह डिफाइन कर रखते हैं, कितना साइज का हमारे पास आने वाला है, मतलब प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, और जावा वगैरह में इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? डायनेमिक टाइप का है। आपका कैसा? स्पेस के अकॉर्डिंग वो आपका एलोकेट करता रहता है। डायनेमिक एलोकेशन होता है मेमोरी का। वहाँ पे आपकी जो एलिमेंट्स होंगे वो डायनेमिकली अरेंज किए जाएंगे उसमें। मेरा आवाज़ बरोबर आ रहा है ना? एक बात हम सब दे देना। देन दूसरी बात क्या है इसकी? इसके बेसिक ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है पुश। समझ लो हमारा स्टैक है, इसमें एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। अगर नया एलिमेंट हमको इसके अंदर डालना है हम लोग पुश ऑपरेशन का मदद लेंगे। ठीक है, पुश समझ लिया। देन आता है पॉप। पॉप क्या करता है? अगर इस टॉप के एलिमेंट को निकालना है इसके बाहर, हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा पुश, यहाँ पे लिखूंगा पॉप, निकालने के लिए पॉप। ठीक है, उसके बाद क्या है? टॉप नहीं होता एक्चुअल में, ये हम लोग जो एज अ थियोरेटिकली देखें तो टॉप ही होता है। लेकिन अगर हमको जो सबसे ऊपर एलिमेंट जो बैठा हुआ है, समझ लीजिए ऐसा, मतलब एक पूरा स्टैक रखा हुआ है इसका किताबों का। देन हम लोग को जानना है कि सबसे ऊपर एलिमेंट, मतलब सबसे ऊपर बुक कौन सा रखा है, तो हम क्या करेंगे, जाके सीधा टेबल पे जाएंगे एंड देन देख लेंगे कि क्या नाम है बुक का। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह होता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग उस किताब को वहाँ से उठाते नहीं है। ठीक है, उस टैग से उठाते नहीं है, जैसे कि इस पॉप में क्या होता है, सीधा हम लोग उस एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो वैसे ही हम किताब को उठाएंगे नहीं, सिर्फ ऊपर से देख लेंगे कि वैल्यू क्या है, मतलब किताब का नाम क्या है। तो पीक उस तरह काम करता है, सिर्फ जाके देख लेता है कि ऊपर वैल्यू क्या रखी हुई है, सबसे ऊपर ऊपर क्या है वैल्यू। ठीक है, और पॉप क्या करता है, उस वैल्यू को ही उठा लेता है डायरेक्टली, मतलब यहाँ से एलिमेंट हो जाएगा डिलीट। फिर एक फंक्शन होता है इस एम्प्टी करके। अगर तुम्हारा स्टैक खाली रहेगा, तुमने सब निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, तो बोलेगा कि इस एम्प्टी ट्रू। तो इस एम्प्टी अगर खाली रहेगा तो ट्रू देता है। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट पड़ा रहेगा तो ये फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। लॉस्ट ना हो जाए इसके लिए हम लोग इस फुल करके फंक्शन यूज करते हैं। जावा वगैरह में आपको इसका कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, और हम कहीं पे यूज भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझा, इसके बेसिक फंक्शन, इसके प्रिंसिपल्स। इसके कुछ ये एप्लीकेशन है, ये आप खुद भी जानते हो। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन है। एंड देन यहाँ पे एनिमेशन है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये आप देख लेना एक रिवीजन की तरह। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑपरेशंस स्टैक के। ओके, हो गया कंप्लीट। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रिवर्स प्रीफिक्स ऑफ अ वर्ड। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ कि किस तरह है। जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है,
ठीक है, आपको दी गई स्ट्रिंग और आपको इसको कहा जाएगा वर्ड, और एक और पैरामीटर दिया जाएगा, एक और पैरामीटर दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा कैर ch। अब इसमें क्या मिलेगा, हमको एक कैरेक्टर मिलेगा। जैसे समझ लो मैं डी को ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक कैरेक्टर डी है ना, उसका जहां पे भी लेफ्ट टू राइट हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, जहां पे भी पहला ऑकरेंस मिलेगा ना, जहां पे भी पहला ऑकरेंस मिलेगा ना, वहां तक की स्ट्रिंग, जीरो से लेके वहां तक की स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि डी सी बी ए ई डी। अब देखा पहला ऑकरेंस डी का कहाँ था, यहाँ पे था, तो वहां तक की जीरो से लेके वहां तक की सारी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, अब इसका एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ करके, वहां से हम लोग इसका इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, इंडेक्स निकालने के बाद इतने पार्ट को हम लोग ये स्ट्रिंग में से निकाल लेंगे। ठीक है, इतने पार्ट को निकाल लेंगे किस तरह, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग करके। ठीक है, उसमें बोल देंगे जीरो से लेके ये इंडेक्स तक को निकाल लो। ठीक है, उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, तो देखो ये पार्ट हमको मिल गया। ठीक है, और ये जो बचा वाला पार्ट रहेगा उसको भी हम कुछ इस तरह निकाल लेंगे, सब स्ट्रिंग को इंडेक्स दे देंगे, इंडेक्स दे देंगे और लास्ट में लिख देंगे लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ, लेंथ तक का स्ट्रिंग अलग कर दो यहाँ से, और ये देखो इतना पार्ट को अलग कर दो, इतने पार्ट को अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें ये जो आगे वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक डॉट रिवर्स कर देंगे, और दूसरे वाले पार्ट को क्या करेंगे, वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स से लेके लेंथ तक और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होगा कि वर्ड डॉट सब स्ट्रिंग जीरो से लेके IDX तक डॉट रिवर्स प्लस वर्ड ही रहेगा सब स्ट्रिंग, ये मान लीजिए आप सब स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें रहेगा IDX कॉमा लेंथ। तो ये IDX मतलब इस वाले पॉइंट से शुरू होगा, IDX सॉरी, यह होगा IDX प्लस वन, इस पॉइंट से शुरू होगा और यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, देखो ये पार्ट को हम लोग ने एज इट इज ले लिया और ये पार्ट को हम लोग ने इस तरह रिवर्स कर लिया इंडेक्स फाइंड करके। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच था जो कि हम एक ब्रूट फोर्स या फिर कहते हैं कि जैसे कि इसके क्या कहते हैं, इसके फंक्शंस वगैरह यूज करके हमने किया। ठीक है, एक और अप्रोच ये हो सकता है कि हम लोग यूज कर सकते हैं स्टैक। ठीक है, अब देखो स्टैक का मैं बता दूँ कि कैसे किया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास स्टैक है, ये रहा हमारा वर्ड, ये रहा हमारा पैरामीटर। ठीक है, ये रहा, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया मैंने, वर्ड हमारा इनपुट है, ये हमारी स्ट्रिंग, और साथ ही साथ ch हमारा इनपुट है, ch हमारा इनपुट है जिसका वैल्यू है डी। अब क्या करेंगे, जब तक हमें ये डी वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी ना, तब तक हम क्या करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे स्टैक के अंदर। तो क्या होगा, ए को उठाया हमने, देखा ये डी के बराबर है क्या, ये कहा नहीं, तो पुश कर दिया इसमें। फिर बोला बी इसके बराबर है क्या डी के, नहीं, पुश कर दिया इसमें। सी बराबर है, नहीं, पुश कर दिया इसमें। डी बराबर है, कहा हाँ, तो यहाँ पे हम पुश नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट में पहुंच चुका हूं मैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें मेरे इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं एक आउटपुट स्ट्रिंग बनाऊंगा, आउटपुट स्ट्रिंग, उसमें सबसे पहले डाल दूंगा मैं सी को, सी एच को डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सी एच आ जाएगा प्लस ये जो है ना, इसको एक फॉर लूप चला के यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, सारी वैल्यू को उल्टे ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक इफ के अंदर ही स्टेटमेंट लगा देंगे, जो बाकी बची हुई जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे वो उसको यहाँ पे एक और नई स्ट्रिंग में डाल देंगे, जैसे कि ईडी बन के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे ईडी। देखो हम लोग ने कैसे इसको रिवर्स करने के लिए क्या किया, सिर्फ जहां तक हमको नहीं मिला, क्या कहते हैं, हमारा टारगेटेड कैरेक्टर, वहां तक हमने क्या किया, पुश करते गए, एंड जहां पे मिल गया उसको हम लोग पॉप करके यहाँ पे मंगा लिए,
और हमारा टारगेट कैरेक्टर आ गया जाएगा। अब बाकी का कैरेक्टर हम लोग एक कुछ फॉर लूप वगैरह लगा के किसी एक समझ लो हेल्पर हेल्पर करके स्ट्रिंग बना लेंगे, इसमें ये इसको हैजिटी डलवा लेंगे, ठीक है। और उसको लास्ट में यहाँ पे इसके बदले क्या लिख देंगे, हेल्पर। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि ये पॉप 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 करेंगे हम लोग, इसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं, एक हम लोग स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, जहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए को डालते रहते बी को डालते रहते, उसके बदले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे जो मतलब एस है, उसमें बस हम लोग अपेंड कराते जाएंगे चीज़ों को, अपेंड कराते जाएंगे, जैसे कि ये जो करंट कैरेक्टर रहेगा सी, उसको अपेंड कराते जाएंगे। देखो तो पहले क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ये समझ लो हम लोग स्टैक का ही सिमुलेशन कर रहे हैं, बस हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टैक भी यूज कर सकते थे, लेकिन स्टैक में कैसा, एक बार आपको डालने के बाद चीजें उनको पॉप भी करनी पड़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगी। बट अगर हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे तो उसमें हम लोग कैरेक्टर डालते जाएंगे और बाद में क्या कर देंगे, इसको इसमें भी एक होता है फंक्शन, उसको कर देंगे रिवर्स, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह काम कर रहा है कि डालने के बाद आप इसको पॉप करते जाओ और एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दो, या फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर में आप सारी चीजों को अपेंड करते जाओ, बाद में इसको रिवर्स कर दो एंड देन यहाँ पे डाल दो, बरोबर। तो देखो सी यहाँ से आ गया, सी एच यहाँ से आ गया, ये स्ट्रिंग बिल्डर, या फिर आप स्टैक का यूज कर लीजिए, वहां से आपका ये रिवर्स फॉर्म में आ गया, और एक हेल्पर करके आप एक और स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ये कहते हैं स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लीजिए, स्ट्रिंग जो आपको बची हुई चीजें दे देगा और ये चीजों का कॉन्कैटिनेट करने का एंड देन रिटर्न कर देने का। और इसका दूसरा केस, ये हो गया पहला केस। इसका दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अगर आपको ये जो एलिमेंट है वो नहीं मिला तो आपको इसको हैजिटीसी कर देना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर डलवाते जाएंगे डलवाते जाएंगे डलवाते जाएंगे, ठीक है, या फिर हम स्ट्रिंग में अपेंड कराते जाएंगे, ठीक है। करते करते हम लोग पहुंच गए स्ट्रिंग की एंड में, एंड में पहुंचने के बाद हमको नहीं मिला तो हम लोग उधर क्या लिख देंगे, अगर हमारा जो वाइल लूप रहेगा, ठीक है, वहां पे अगर अंदर नहीं मिला तो हम लोग बाहर जाएंगे वाइल लूप के, बरोबर। वहां पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ वर्ड को कर दो रिटर्न। और अगर हमारा ये एच मिल जाता है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर ही रहेंगे, और वाइल लूप के अंदर ही हम लोग एक क्या कहते हैं, ये वाली स्टेटमेंट लगा देंगे रिटर्न वाली, इसमें आउटपुट रहेगा रिटर्न जिसके अंदर वैल्यू सी एच की होगी, ये रिवर्स फॉर्म में रहेगा, देन हेल्पर रहेगा। तो ये अप्रोच आपको समझ में आया, कैसे हम लोग ने स्ट्रिंग बिल्डर को हैज ए स्टैक सिमुलेट किया। या फिर हम स्टैक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा आपको ऑपरेशंस लगेंगे बार बार। अपेंड का देखो, अपेंड और पुश बराबर ले रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन बराबर ले रहे हैं, लेकिन आपको पॉप का एक एक्स्ट्रा लगेगा हर एक कैरेक्टर्स के लिए। तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या यूज किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया, जिसको हम लोग डायरेक्टली सिर्फ रिवर्स कर देंगे, ठीक है, उसका फंक्शन यूज करेंगे रिवर्स एंड देन अपने आप ही रिवर्स होकर आ जाएगा, जो कि हैज अ पॉप की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो ये रिवर्स द स्ट्रिंग था, ये हो गया हमारा। 2 मिनट रुकना दो, मैं 100 हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा एक है वैलिड पैरेंथेसिस, ठीक है। इसको हम लोग कोड से समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं हम कोड की तरफ। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब कैसा है, आपको दी रहेगी एक स्ट्रिंग, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक कैरेक्टर का एरे भी दे दिया सकता है, मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। मान लेते हैं हमको एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, उसमें पैरेंथेसिस होंगी। सबसे पहले पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, पैरेंथेसिस का मतलब होता है पेयर्स, चाहे वो हम लोग 0 और 1 का पेयर बना लें, चाहे 2 और 3 का पेयर बना ले, चाहे ए और बी का बना ले, चाहे इनका पेयर बोले, या फिर इनका इनका बोले, या फिर इनका इनका बोले, ठीक है। तो एक वैलिड पेयर होने के लिए क्या होना चाहिए, ओपनिंग चीज होनी चाहिए, एक क्लोजिंग चीज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। यहाँ पे ए हैज ओपनिंग है, बी क्लोजिंग है, 2 ओपनिंग है, 3 क्लोजिंग है, 0 ओपनिंग है, 1 क्लोजिंग है। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है
कि क्या एक वैलिड पैरेंथेसिस है, मतलब वैलिड पेयर्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसमें एक एडवांटेज दे दिया गया है कि कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह हमको नहीं दिए गए। ठीक है, तो उसके बदले में हमको जो स्टैंडर्ड पैरेंथेसिस होते हैं, जो स्टैंडर्ड पैरेंथेसिस होते हैं ये वाले, कर्ली ब्रेसिस, राउंड ब्रेसिस एंड स्क्वायर ब्रेसिस, ठीक है, ये दिए गए हैं। अब क्या करना है, जैसे कि देखो ये देखो, ठीक है, एक है पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग है, तो हमको बस ये चेक करना है अगर कोई पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रेसिस है कि नहीं है। ठीक है, अगर कोई पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई पैरेंथेसिस ओपन हो रहा है तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रेसिस है कि नहीं है, वो चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो प्रॉपरली ओपनिंग होना चाहिए एंड प्रॉपरली क्लोजिंग होना चाहिए। अभी इसी जगह ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो कि प्रॉपरली ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है, देन प्रॉपरली क्लोज हो रहा है, देन प्रॉपरली क्लोज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा समझाने वाला है कुछ है नहीं, इसलिए हम सीधा चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन कुछ इस तरह है कि हर बार हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे एंड देन उसमें कुछ चेक्स लगाएंगे। ठीक है, और उस चेक लगाने के लिए हमको यूज होगा एक स्टैक। ठीक है, अब स्टैक क्या करेगा, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक स्टैक, और यहाँ पे कर लेता हूँ एक मैं इनिशियलाइज, जैसे कि ये मेरा ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने एक पहला कैरेक्टर उठाया। ठीक है, अगर ये एक ओपनिंग ब्रेसिस रहेगा ना, अगर ये एक ओपनिंग ब्रेसिस है तो इसको मैं कर दूंगा इसमें पुश, बरोबर। जहां पे भी अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस रहेगा तो मैं करूंगा पीक, कहां से पीक करूंगा, स्टैक से। और अगर ये वैलिड पैरेंथेसिस होगा, वैलिड पैरेंथेसिस मतलब अगर ये क्या कहते हैं राउंड वाला क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो इसका जो इसके अंदर में पीक वैल्यू रहेगा, जो सबसे ऊपर ऊपर वैल्यू रहेगी, वो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस होनी चाहिए, राउंडेड वाली। ठीक है, तो कुछ इसी तरह ही है। देखिए ये एक रिडंडेंसी चेक है। ठीक है, ये एक चेक लगाया गया है, इसको आप कुछ इस तरह भी लिख सकते थे, जैसे कि आप एक स्ट्रिंग बना दीजिए। ठीक है, उसमें सारी वैल्यूज, सॉरी ये नहीं आएगा, सारी वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और आप वो लगा दीजिए इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ करके, इंडेक्स ऑफ करके लगा दोगे, इंडेक्स ये छोड़िए, इंडेक्स ऑफ करके लगा दोगे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ करके लगा दोगे, अगर इसमें से वैल्यू कुछ मिलेगी देन आप इसमें पुश करोगे, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं पुश करोगे और आगे चले जाओगे। ठीक है, एक ये भी काम कर सकते हो, या फिर आप इस तरह के तीन तीन चेक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, चेक्स लगाए हैं ओपनिंग्स के लिए, क्योंकि हमको ओपनिंग बेसिस वगैरह अंदर डालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बेसिस आई थी, मैंने पुश कर दी, देन अगला क्या है, क्लोजिंग बेसिस आया। ठीक है, अब क्लोजिंग बेसिस आया तो हम नीचे चले गए, और इसके बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है क्या। ठीक है, और स्टैक एम्प्टी होगा तो मैं कोई भी चीज़ों को पॉप करूंगा तो पॉप आएगा ही नहीं, बिकॉज उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। तो एक क्या एक्सेप्शन देगा, वो एक एक्सेप्शन देगा कि क्या कहते हैं इस तरह का कि मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, नो सच एलिमेंट करके ऐसा कुछ एक्सेप्शन देगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक चेक लगा के रखा है कि अगर एम्प्टी होता है तो उस समय पे हम इस पे काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर देखिए अगर हमारा जो करंट है, करंट जो हमारा क्या कहते हैं कैरेक्टर है, अगर वो एक क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट है, क्या कहते हैं एक राउंडेड ब्रैकेट है, क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट है, तो उसके लिए स्टैक के अंदर एक राउंडेड ब्रैकेट ही होना चाहिए, बरोबर, जैसे इस तरह। बिकॉज अगर हमारा करंट एलिमेंट ये है तो उसके लिए यही होना चाहिए, अगर करंट एलिमेंट ये है बॉक्स वाला है देन यही होना चाहिए, अगर एक करली ब्रेसिस है क्लोजिंग वाला तो करली ब्रेसिस होना चाहिए। तो ये सारे चेक क्या है, वैलिडिटी चेकिंग से। ठीक है, ये क्या है, एक वैलिडिटी चेकिंग से, कि अगर मैं करंट एलिमेंट ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो मेरे स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो इसके करस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा ये वाला इफ स्टेटमेंट, जिसमें मैं अगर ओपनिंग मिलेगा मुझे तो मैं पुश कर दूंगा, एंड देन अगर क्लोजिंग वगैरह मिलेगा सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैक को चेक करूंगा खाली तो है या नहीं है, वो चेक किया मैंने, अगर खाली नहीं रहेगा देन यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, मतलब सॉरी, अगर खाली खाली है या नहीं है उसको चेक करूंगा मैं, अगर समझ लीजिए खाली नहीं रहेगा मतलब भरा हुआ है, खाली नहीं रहेगा मतलब क्या, भरा हुआ है, अगर भरा हुआ है तो सबसे पहली पहली वैल्यू ऊपर से उठा लूंगा,
बरोबर। सबसे पहली वैल्यू में उठा लूंगा, देन करस्पॉन्डिंग मतलब करंट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसके चेक्स लगाऊंगा, ठीक है। अगर वो नहीं मिला मुझे, देखो नॉट इक्वल टू लिखा बरोबर, अगर वो नहीं मिला तो मेरा जो पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग दिया गया वो वैलिड नहीं रहेगा, तो मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉर लूप, ये जो हमारा फॉर लूप है, इसमें हम लोग हर एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस को करते जाएंगे ट्रैवर्स, या फिर हम चेक कर लगाते जाएंगे। और अगर इस दौरान हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ मिला कि इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला नहीं है, तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स और ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन क्लोज, ठीक है। उसके बाद उसका क्या है, अगर समझ लीजिए ये हमारा खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमको कोई भी ऐसा करस्पॉन्डिंग वाला इनवैलिडेशन नहीं मिला, ठीक है, तो हम आ जाएंगे बाहर। और ये एक स्टेटमेंट आपको अलग लग सकती है कि ये क्यों लगाया, डायरेक्टली ट्रू क्यों लिख दिया। एक इस तरह की स्ट्रिंग हो सकती है जैसे कि देखो ये सब वैलिड है, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक ओपनिंग डाल दिया, उसका क्लोजिंग डाला ही नहीं है, तो स्टैक के अंदर एक एलिमेंट पड़ा ही रह जाएगा जिसके लिए क्लोजिंग अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हर एक के लिए ओपनिंग है तो उसके हर एक के लिए क्लोजिंग हमारे स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी रह जाएगी, बरोबर, पड़ी रह जाएगी। और अगर हमारा स्टैक खाली नहीं रहेगा तो मतलब ये क्या है, हर एक के लिए, हर ओपनिंग के लिए क्लोजिंग ब्रेसिस अवेलेबल नहीं, जैसे कि देखो 1 2 3 के लिए है लेकिन ये चौथे के लिए क्लोजिंग ब्रेसिस नहीं है, तो वो हमारे स्टैक के अंदर ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो वही चेक लगा रहे हैं। अगर ये खाली रह रहा है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अगर ये खाली नहीं रह रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, बरोबर। बिकॉज अगर खाली नहीं है तो मतलब उसके अंदर एलिमेंट है जिसके लिए क्लोजिंग ब्रेसिस है ही नहीं, तो उसके लिए तो फॉल्स रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। देखो अब देखो ये वाला, तो देखो एक इनवैलिड वाला हमने स्टेटमेंट चेक कर लिया, ये पहला केस। दूसरा केस हमारा ये वाला लीजिए जो मैंने इसके पहले लिया था, ये ले लीजिए जिसमें वैलिड है। और तीसरा केस होता है एक नेस्टेड वाला। अब नेस्टेड भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ ऐसा कुछ, इसमें सारी चीजें नेस्टेड है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, नहीं चलिए सही कर लेते हैं। हाँ अब देखो परफेक्ट है, ये वैलिड है, वैलिड है। देखो इसके लिए इधर पे है, इसके लिए इधर पे वैलिड है, बरोबर। हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। देखो पुश, बरोबर, स्टैक में गया पुश, ये आया, ओपनिंग है पुश, ठीक है, ये गया, ओपनिंग है पुश, क्लोजिंग आया। क्लोजिंग के लिए क्या किया हमने, क्लोजिंग उठाया एंड देन सबसे ऊपर टॉप वाले एलिमेंट को पॉप किया। अब देखो इस ब्रेसिस के लिए क्या ये प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, क्या होगा, फॉल्स रिटर्न नहीं होगा, बिकॉज इसमें नॉट इक्वल टू नहीं आया, ये आया इक्वल टू आया, तो ये देखो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, बरोबर, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर देखो इनमें से अगर एक भी, देखो अगर ये है ये है ये है, इनमें से अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग अवेलेबल हो जाता है ना, अगर अवेलेबल हो जाता है ना, तो ये हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। और बाकी सब तो फॉल्स रहेंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास क्या है, एक क्लोजिंग करली ब्रेसिस है। तो देखो ये तो चलेगा ही नहीं, ये भी चलेगा ही नहीं, स्टैक देखो एम्प्टी नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बचाइए अगर ये ट्रू हो जाता तो ये रिटर्न क्या कर देता, फॉल्स, मतलब आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी ट्रू नहीं हो पाया, बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ओपनिंग भी है, मतलब क्या है, हमारे पास इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, नॉट इक्वल टू, तो ये भी नहीं हुआ, तो ये भी हो गया फॉल्स, तो ये आगे का रिटर्न स्टेटमेंट चला ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये भी प्रोसेस हो गया, अब ये भी प्रोसेस हो गया। अब देखो ये इधर से निकल चुका है, ये क्या हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है, ये हो गया टॉप डिक्रीमेंट, ठीक है। अब ये वाला आया, इसने बोला मैं भाई बॉक्स ब्रेसिस हूँ, ठीक है, ऊपर चेक करो, अगर बॉक्स वाला ब्रैकेट है तो मेरे को बोल दो वैलिड है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अब मैंने पॉप किया एलिमेंट को, ये आया बाहर, ये बोला भाई ये देखो मैं मैच कर रहा हूँ क्या, हाँ बोला हाँ मैच कर रहा हूँ, तो देखो ये फिर से ये सब फॉल्स हो जाएंगे, रिटर्न ही नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो हमने इसको भी ट्रैवर्स कर लिया, देन ये नया आया, ठीक है, ओ ये क्या, ये राउंडेड अपना कर्ली ब्रेस आया, देन ओपनिंग है ना, तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया इसके अंदर पुश, क्या कर दिया इसके अंदर पुश, ये चला गया फिर इसके अंदर, बरोबर। अब इसके लिए देखो क्लोजिंग आया, अब क्या किया, क्लोजिंग ने कहा कि मेरे करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है इसके अंदर, ये बाहर आया पॉप करके, अब हाँ बोला हाँ ये करस्पॉन्डिंग तेरे लिए ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये भी हो गया वैलिड। फिर से ये सारे स्टेटमेंट सारे फॉल्स हो गए, तो ये चलेगा ही नहीं। देन ये वाला आया, ठीक है, क्या आया, ये वाला आया, सॉरी मैं यहाँ से पॉप करना ही भूल गया हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। मैं एक बार यहाँ से फिर रिपीट करता हूँ, जैसे देखो एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया था बॉक्स वाला, तो इसके लिए बॉक्स वाला अंदर पड़ा हुआ था, देन इसको हमने पॉप करा, ये वैलिडेशन कराया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉप किया तो यहाँ से मिटा देंगे, बरोबर। फिर एक नया हमारे पास आया था, एक क्या आया था, एक नया राउंडेड ब्रैकेट आया था, क्या आया था, एक नया राउंडेड ब्रैकेट आया था, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे डलवा दिया,
देन सडनली इमीडिएटली वहाँ उसका क्लोजिंग ब्रेसिस भी आ गया, देन उसको हमने पॉप कराया और वैलिडेट करवाया क्या ये इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, बोला हाँ, तो इसको भी हमने पॉप करा दिया। अब हमारा करंट टॉप किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है। अब देखो इस पोजीशन पे हम लोग, इस पोजीशन पे अभी ये यहाँ पे हमने करंटली लिया इसको, अब इसमें चेक कर रहे हैं हम लोग, पॉप करवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या मेरे लिए करस्पॉन्डिंग मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, बोला हाँ, तो क्या होगा, ये भी पॉप हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, पॉप हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा एम्प्टी, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा एम्प्टी। अब देखो स्टैक क्या है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या है, ट्रू है, सारे ट्रैवर्सल भी खत्म हो गए, लास्ट में आया इज एम्प्टी ट्रू है, रिटर्न क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बरोबर। तो आपने सारे तीनों केसेस समझे, जिसमें नेस्टेड है, ठीक है, और जिसमें नेस्टेड नहीं है वो वाला, और एक इनवैलिड वाला। तो इसको मैं आपको फिर से लिख के दे देता हूँ आपके समझने के लिए। तो हमारा ये कुछ इस तरह था। अब देखिए इसमें अगर कहीं पे भी एक इनवैलिड वगैरह वाला आता, तो देखो ये इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, यहाँ पे फॉल्स कर देता। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी इंट्रोड्यूस कर दूँ, जैसे कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ यहाँ पे, तो देखो ये एक क्लोजिंग ब्रेसिस है, इसके लिए अंदर क्या पड़ा था, करंट में, करंट टॉप में क्या पड़ा था, ये पड़ा रहता। तो बोलता नहीं भाई ये तो मेरा दो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग बेसिस है ही नहीं, तो वहीं पे रिटर्न फॉल्स हो जाता, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि इसमें से चारों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता और वो ट्रू में एग्जीक्यूट होता, बरोबर। तो देखो एक ये केस हो गया, या फिर इसके बाहर कहीं होता है यहाँ पे, या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ। तो देखो ये कहाँ पे हैंडल होगा ये वाला चीज, अगर समझो लास्ट में क्या हो जाएगा, देखो ये इसके अंदर पड़े रह जाएंगे, और जब इस ट्रू वाला हमारा एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इस ट्रू है क्या, ये बोलता क्या, ट्रू नहीं बोलता, ये बोलता फॉल्स, ये अपने आप ही फॉल्स रिटर्न कर दे रहा है। मतलब देखो इसके लिए ओपनिंग के लिए क्लोजिंग है ही नहीं, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया, भाई तुम्हारा वैलिड पैरेंथेसिस नहीं था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे हम लोग स्टैक को यूज किया अपने पैरेंथेसिस को वैलिडेट करने के लिए। अरे देखिए अब क्या कह रहे हैं आप कि ऑड लेंथ के लिए, ओके, हाँ यहाँ पे हम लोग एक रिडंडेंसी चेक लगा सकते हैं, जिसमें अगर आपके लिए ऑड लेंथ है देन डायरेक्टली वहीं से रिटर्न कर जाइए। जहाँ पे क्या होगा कि समझ लीजिए अगर ओपनिंग ब्रेसिस के लिए क्लोजिंग ब्रेसिस नहीं है, तो वहीं पे आपका रिटर्न कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया है क्या, नहीं यहाँ पे तो दिया नहीं है। हाँ तो अगर ये वाला टेंडेंसी आप एक और एक चेक लगा देंगे, तो जहाँ पे भी आपका ऑड ऑड वाला रहेगा लेंथ, तो वहाँ पे आपका रिटर्न कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहा गया कि इवन लेंथ में रहेगा, तो आप ऑड लेंथ के लिए अपने से एक चेक लगा सकते हो, जो आपका एग्जीक्यूशन फास्टर कर देगा, जहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ऑड लेंथ की होगी। तो और किसी को कोई डाउट या फिर और कुछ सजेशन कोड के अंदर। अभी देख लेते हैं हम लोग। देखो ये 1 मिली सेकंड आया था इस कोड के ऊपर 99.68। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ठीक है। यही कह रहे थे ना आप, जैसे कि अगर हमने मॉड्यूलर 2 किया और उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो वहीं पे फॉल्स कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओ हाँ आ गया एक्सेप्टेड। हाँ वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, शायद से अपना पिछला वाला भी सबमिशन इतना ही था, 99.68 एंड देन ये भी 99.68। हाँ दोनों लगभग बराबर ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा ट्रिकी आपको दे सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे ज़्यादा करके आपको ऑर्ड वाले दिए हैं, तो आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन को फास्टर कर देगा। तो ये वाला एक चेक लगाना अच्छा, गुड प्रैक्टिस रहेगा इसमें।
देन लास्ट क्वेश्चन हमारा डेली टेम्परेचर। ये काफ़ी अच्छा एक मोनोटॉनिक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास दो तरह के इम्प्लीमेंटेशन है, एक स्टैक केस में है और एक मैथमेटिकल प्रीफिक्स सम टाइप में एक है। जो स्टैक वाला है वो आपको जैसे कि सिमुलेशन करना है ना, स्टैक का सीखना है, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन इसके बाद एक ऑप्टिमाइज वाला है जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ काउंटर या कुछ वेरिएबल्स की मदद से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वाला जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, आप एक कुछ देखना, मैं आपको आज स्टैक वाला इसमें समझाता हूँ कि कैसे है स्टैक वाला। सबसे पहले यहाँ से हम लोग लेते कोई एक वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे, उसके साथ साथ ही हम समझते रहेंगे। 3 24 75 71 69 82 76 एंड 73। ओके, अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, एक एरे ऑफ टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमको एक ये मांग रहा है कि हमको एक टारगेट दिया गया करके कि एक इसके ही लेंथ का एक हमको एरे रिटर्न करो, जिसमें हर एक इंडेक्स में हर एक इंडेक्स में वैल्यू क्या आएगी, उसकी नेक्स्ट हायर टेम्परेचर, जो नेक्स्ट हायर टेम्परेचर होगा ना, समझ लीजिए इसका नेक्स्ट हायर टेम्परेचर क्या है 74, इसका नेक्स्ट हायर टेम्परेचर क्या है 75। अब देखो इसका नेक्स्ट हायर टेम्परेचर किस दिन पे हुआ था, एक दिन छोड़ के पे नहीं हुआ था, दूसरे दिन पे नहीं, तीसरे दिन में, चौथे दिन पे हुआ था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके नेक्स्ट डे पे ही इससे हायर टेम्परेचर हुआ था, इसके नेक्स्ट डे पे ही इससे हायर टेम्परेचर हुआ था। लेकिन 75 डे जिस दिन थर्ड डे पे, जब हम लोग 0 1 2 या फिर हम लोग डे के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे डे 1 था, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 7 आणि 8। तो देखो डे 1 पे था टेम्परेचर 73, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके आगे, इसके आने वाले और आगे आने वाले दिन में कितने दिन बाद इससे हाई टेम्परेचर होगा। तो अगले दिन पे ही हाई टेम्परेचर हो गया, तो दिन सेकेंड बरोबर 2 - 1, देन यहाँ पे हो गया मतलब सेकेंड डे पे ही, मतलब अगले दिन पे ही इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमको मिला है, ठीक है। देन इस पे सेकेंड डे में पूछा गया कि इसके पहले इसके बाद कब हायर टेम्परेचर आया था, मतलब एकदम रिसेंट वाला, ठीक है, एकदम रिसेंट वाला, बाद में नहीं कि देखो 75 तो 76 भी तो आया था, ये लिखते नहीं, इसके बाद इमीडिएटली ही कब आया था, ठीक है। तो देखो इसका अगले दिन पे ही आया था, लेकिन 75 पे क्या हुआ, अगले दिन पे नहीं आया, उसका अगले दिन पे नहीं आया, उसका अगले दिन पे नहीं, 4 दिन बाद आया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। इसके 4 दिन बाद हाई टेम्परेचर आया था। देन 71 पे आए हम लोग, 71 पे पूछा कि अगले दिन अगला मतलब आने वाले दिन में कब इसके हाई टेम्परेचर अचीव हुआ था। तो देखो 69 इससे हायर नहीं, 72 हायर नहीं, 73 76 हायर है, तो 3 दिन बाद हाई टेम्परेचर अचीव हुआ। देन 69 से कौन हायर है, देखो 72, इमीडिएटली 72 अगला दिन ही इससे हायर था टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर इसमें क्या अगले दिन पे आया तो 1 हो गया। अब 72 से हाई टेम्परेचर कब था, इसके बाद वाले दिनों में 76, मतलब अगले दिन पे था, तो ये अब 76 के बाद 73 उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, मतलब इसके बाद कभी हाई टेम्परेचर आया ही नहीं, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने 8 दिन ही कंसिडर किया है। देन 73 के बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो इसमें भी आ जाएगा वैल्यू 0। तो ये समझा हमको एक्चुअल में रिटर्न क्या करना है, इस सभी को समझा। ओके, देन हाँ अब बना लेते हैं हम अपना स्टैक और शुरू करते हैं इसका एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले पहले एलिमेंट डाल देंगे हम स्टैक में, बिकॉज इसके, अब इस तरह सोचना कि हम लोग इस तरह आपको सोचना, देखो जो करंट एलिमेंट रहेगा ना, जो करंट एलिमेंट रहेगा ना, उसके पिछले दिनों में, उसके पिछले दिनों में कभी भी इससे छोटा टेम्परेचर जब हुआ होगा ना, जब भी ये अगर हम कोई करंट पोजीशन पे हैं, तो उसके पिछले दिनों में कभी भी कहीं भी अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका डे नंबर माइनस उसका डे नंबर करेंगे, एंड देन हमारे आउटपुट एरे में रिटर्न कर देंगे। आप समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैं करंटली इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे हूँ, तो अब देखो ये तो समझ लो इस पोजीशन पे, तो करंटली मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो इसके पहले एक ही दिन आता है, ठीक है, इसके पहले क्या आता है, एक ही दिन आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू क्या डाल दूंगा 2 - 1 और हमारे रिजल्ट वाले एरे में डाल दूंगा, सबमिट कर दूंगा, ठीक है, आउटपुट देने के लिए बाद में।
अब क्या करूंगा, देखो ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, ये भी ये, अब देखो इसका हायर टेम्परेचर वाला डे मिल चुका है, तो ये हट जाएगा हमारे स्टैक से बाहर। अब इस पे आएंगे हम लोग, इसको डाल देंगे स्टैक के अंदर, पुश कर देंगे, देन इस पोजीशन पे आए। अब चेक करेंगे हम सबसे पहले स्टैक का टॉप कि क्या इससे कोई इस डे से पहले कोई इससे कम टेम्परेचर वाला दिन हुआ है क्या, इससे कम टेम्परेचर वाला दिन हुआ है क्या, ये टॉप पे यही पड़ा रहेगा तो बोलेगा हाँ मैं तो कम टेम्परेचर वाला हूँ। तब क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स रहेगा, जैसे कि ये 3 है तो 3 - 2 कर देंगे, देन इसका मतलब क्या हो गया कि अगले दिन पे ही हाई टेम्परेचर था, तो देन इसके आउटपुट एरे में फिर से इसके इंडेक्स हम लोग ये डाल देंगे। मतलब देखो इसका भी वैल्यू मिल गया कि हाई टेम्परेचर इसके बाद, इस डे के बाद कब अचीव हुआ था। अब देखो इस पोजिशन पहुंचा, ठीक है, इसको पुश कर दिया अभी, अब आगे बढ़ा, ठीक है, अब यहाँ पे अब 71 को उठाया और चेक किया स्टैक में, क्या इससे कोई कम टेम्परेचर वाला दिन पड़ा, कोई इससे कम टेम्परेचर वाला डे था क्या इसके पहले, इसके पहले था। अब देखो इसको मत कहना या इसके अंदर इधर 60 चल रहा था, तो इसको मत कहना कि यहाँ पे 60 है, हाँ सर ये यहाँ पे था ना, क्या हो गया, ये हो चुका है प्रोसेस। देन अब इधर पे पहुंचे हम लोग, ठीक है, अब चेक किया हम लोगों ने स्टैक के अंदर, क्या इसके पहले कभी ऐसा दिन आया है जहाँ पे इससे कम टेम्परेचर था क्या, बोला नहीं बिकॉज 75। देन क्या क्या यहाँ पे आया, अब चेक किया क्या इससे पहले कोई दिन आया था क्या, मतलब इस डे से पहले कोई दिन आया था क्या, इन दोनों में से, बिकॉज ये प्रोसेस हो चुके तो इन दोनों में से आया था क्या जो इससे कम टेम्परेचर था क्या, कहा नहीं, तो इसको भी हमने पुश कर दिया। देन यहाँ पे आए, अब चेक करेंगे स्टैक के टॉप में, क्या इससे इस दिन से पहले कोई ऐसा दिन था जहाँ पे कम टेम्परेचर था, तो ये कहेगा हाँ, कहेगा हाँ, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स, और इसके जो इंडेक्स पे, इसके पोजीशन पे जाके वैल्यू पे इन दोनों का माइनस का वैल्यू पुट कर देंगे। बिकॉज देखो रैंडम एक्सेस तो हमारे पास अवेलेबल, बिकॉज हम लोगों ने एक जेनरिक एरे वो किया है, डिफाइन किया है, बिकॉज हमको लेंथ तो पता है आउटपुट का क्या लेंथ होने वाला है, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है प्रोसेस, ये हो चुका है प्रोसेस, ये हो चुका है प्रोसेस, अब बचा स्टैक के अंदर ये दोनों पार्ट, ठीक है। अब 72 पे गया, अब 72 पे फिर से अब देखो एक चेक हो गया, अब अगर पहला एलिमेंट ही हमारा बड़ा निकलता है हम लोग वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, लेकिन अगर पहला एलिमेंट इस इंडेक्स पे पुट करा देगा वैल्यू रिजल्ट के अंदर, तो ये वाला भी हमारा प्रोसेस हो गया। फिर क्या होगा, अब देखो अभी पॉसिबिलिटी कि आगे अंदर इस स्टैक के अंदर कोई ऐसा डे हो सकता है जहाँ पे इसका टेम्परेचर इस डे करंट टेम्परेचर से कम हो सकता है, ठीक है। तो हमने फिर से चेक किया कि 75 से कम है, कहा नहीं, तो क्या होगा, ये तो उसके अंदर पुश था ही था, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, उसके साथ हम लोग इसको भी डाल देंगे, बिकॉज इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि इसके आगे कोई टेम्परेचर आया था क्या इससे बड़ा वाला, इसके लिए हम लोग इसको जाके पुश कर देंगे, ठीक है। हर बार क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसके पीछे वाले एलिमेंट्स, उसके पीछे वाले डेज को चेक कर रहे हैं कि क्या इससे टेम्परेचर कम वाला कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या स्टैक पे, और अगर ये प्रोसेस हो जा रहा है, पड़ा रहेगा तो हम ये कुछ माइनस वगैरह करके रिजल्ट डलवा देंगे, अगर नहीं पड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को वहीं पे ऐसे के ऐसे ही डलवा देंगे, ठीक है। वो करने के बाद अब मैं आया इस पोजीशन पे, अब फिर से क्या इसके पहले कोई डे था क्या इससे कम टेम्परेचर वाला, बोला हाँ ये, तो क्या किया 7 - 6, और उस पोजीशन पे जाके जाके मैंने वहाँ पे वैल्यू डलवा दी 1, 7 - 6 1, ठीक है। ये भी हो चुका है प्रोसेस। अब अगला वैल्यू क्या प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि देखो ये भी हो चुका प्रोसेस, अगला प्रेजेंट क्या रहेगा 75। अब 75 को इसको क्या किया हम लोगों ने, किया कंपेरिजन किया, छोटी वैल्यू निकली, मतलब ये कम टेम्परेचर वाला दिन है, तो इसका जो हायर टेम्परेचर वाला डे होगा, जो इस डे से हाई टेम्परेचर जो करस्पॉन्डिंग डे होगा वो मैं ही हूँ, ये बोलेगा हाँ ये मैं ही हूँ, बिकॉज अगर इसके पहले कोई हाई टेम्परेचर हुआ होता तो ये अपने आप ही प्रोसेस हो चुका होता, जैसे कि ये सब प्रोसेस हुए, ये सब प्रोसेस हुए बरोबर, और वहाँ पे वैल्यू आ चुकी थी। तो अगर इस टैग के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इसके इसके और मेरे बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आया है, कोई भी ऐसा डे नहीं आया जहाँ पे इससे बड़ी टेम्परेचर आई हो या इससे बड़ी टेम्परेचर वाला पॉसिबिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, तो क्या किया 7 - 3 किया 4 वैल्यू, और इसके इंडेक्स पे जाके इसके पोजीशन जाके इसने रख दिया, ठीक है। तो देखो ये भी प्रोसेस हो चुका। अब देखो इसके आगे वाली डेट्स को हम लोगों ने प्रोसेस नहीं किया, तो क्या आ जाएगा, 76 को हम कर देंगे इसमें पुश, क्या कर देंगे पुश, बिकॉज इसके बारे में भी तो हमको आगे देखना है ना कि इससे हाई टेम्परेचर कभी हमको अचीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। 76 आ गया। देन अब क्या किया हमने 73, अब 73 को टॉप से चेक किया, क्या इससे छोटी वैल्यू है क्या, ये गला नहीं, तब क्या कर देंगे हम लोग डायरेक्टली इसको कर देंगे इसके अंदर पुश, ठीक है।
अब देखो सारी की सारी वैल्यू हमारी हो चुकी है प्रोसेस, और सारे के सारे वैल्यू हमको मिल चुके हैं कि अगला नेक्स्ट हाई टेम्परेचर वाला डे जो कौन सा था वो वाला हमने यहाँ पे कर लिया। देखो वही हो रहा है, जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी ना हो तब तक क्या करें हम लोग, पीक कर रहे हैं, टॉप को हमको पीक कर रहे हैं, टॉप को हम लोग पीक कर रहे हैं, मतलब टॉप की वैल्यू को सिर्फ झांक रहे क्या है, ठीक है, झांक रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं क्या करंट वैल्यू आज जो दिन है जैसे कि 76, वो चेक कर रहा था कि 75 को, ठीक है, टॉप में अगर 75 पड़ा रहेगा तो क्या करेगा, 75 को का वैल्यू उठाएगा, एंड करंट डे कौन सा था, 76 था, तो उसने क्या किया, क्या मेरे से छोटी वैल्यू है, उसने कहा हाँ हाँ, तो क्या किया एक्चुअल में, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं स्टैक के अंदर ना इंडाइसिस, ये जो इंडाइसिस है ना इसकी 1 2 3 4, और हम लोग प्रोग्रामिंग वे में बोले तो 0 1 2 3 4 ऐसा रहेगा बरोबर, लेकिन डेज के हिसाब से मैंने 1 2 3 4 रखा है, ठीक है। तो स्टैक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी इंडाइसिस को स्टोर कराते जा रहे हैं। तो इसके लिए देखो इंडाइसिस को यहाँ पे उठाया एंड देन टेम्प में चेक किया, तो इसका इंडाइसिस क्या था 75 का, इसका इंडाइसिस था 3, ठीक है, इस बेसिस में अभी प्रोग्रामिंग लेवल पे बन जाना, अभी इस बेसिस में डे 3, तो देखो टेम्प में डे 3 पे गया एंड वैल्यू उठा के लाया जो था 75, जो था 75, ठीक है, 75 को देखा क्या करंट वैल्यू क्या, अभी करंट इंडेक्स क्या चल रही है हमारी, चल रही है 7, अब 7 टेम्प ऑफ 7 पे चेक किया क्या वैल्यू 76, और इसमें टेम्प ऑफ ये क्या कहते हैं स्टैक डॉट पिक किया आई 75, अरे है 76, अब देखो छोटा है, और जब तक इसके अंदर स्टैक के अंदर ऐसी इंडाइसिस पड़ी रहेंगी, ऐसी इंडाइसिस पड़ी रहेंगी जिनका वैल्यू इस वाले करंट डे से छोटा है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, यहाँ से चीजों को पॉप करते रहेंगे, यहाँ से चीजों को पॉप करते रहेंगे, और उस इंडाइसिस में इसकी इंडाइसिस माइनस इसका इंडाइसिस का वैल्यू पुट करते रहेंगे। समझ में आया, मतलब इस वैल्यू को हमने पॉप किया, हमने क्या पुट करा दिया 7 माइनस 3, तो वैल्यू आ गया 4, देखो कैसे इस तरह पे 4 आ गया बरोबर। और उसके बाद अब आप बोलोगे इसका तो वैल्यू हमने पॉप कराया नहीं, अब देखो इसमें क्या होता है, जावा में क्या होता है, आपको कभी भी आप जेनरिक एरे को आप लोग इनिशियलाइज करते हो ना, तो उसमें सारी वैल्यू 0 0 0 0 0 करके आती है, ठीक है। अब देखो जो जो भी हमें डेज का नहीं मिलता है ना, जो भी डेज का हमको नहीं मिलता है, क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर, नेक्स्ट हाई टेम्परेचर डे, तो हम उसमें क्या डालेंगे, 0 डाल देते हैं, और इसमें इनिशियली 0 डाल के दे रहा था, तो देखो लास्ट में जो हमारा वैल्यूज बच गए थे, इसके अंदर लास्ट हमारी क्या वैल्यूज बच गई थी 73 एंड 76, तो उसमें हमको 0 डालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग पहले से 0 रखा हुआ है। अब एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए 77, ठीक है 77, अब देखो 77 से बड़ा तो कोई वैल्यू इधर था ही नहीं, तो देखो प्रोसेस करते 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 ये भी बच जाता, बीच का कोई दिन बच जाता बरोबर, तो ये भी इसके अंदर 77 रहता बरोबर, और इसका इंडाइसिस, ये जो इंडाइसिस थी था ये भी प्रोसेस नहीं होता, तो इसके इंडाइसिस पे भी 0 पड़ा रहता, तो वैल्यू ये जाती 1 1 0 3 1 0 0, यहाँ पे भी 0 जाता, वो किस तरह 0 उसके अंदर हम लोग पुट करवा रहे हैं, वो अपने आप ही पुट हो जा रहा है, बिकॉज हम लोग जावा में है, जावा स्टार्टिंग में आपको 0 वैल्यू ही पुट करके देता है, ठीक है। और अगर आप सी प्लस प्लस में सी में रहेंगे तो आप गार्बेज वैल्यूज वगैरह रहती है, तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना रहेगा, ठीक है। तो देखो जहाँ जिस जिस डे का भी नेक्स्ट हाई टेम्परेचर वाला डे नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे हमको 0 पुट कराना है, जो हमारा जेनरिक एरे ही करके दे रहा है, और बाकी वालों का जो ढूंढना है हम लोग स्टैक की मदद से ढूंढ ले रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया और ये स्टैक के ऑपरेशन समझ में आए? अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग एक बार फिर से रिविजिट कर सकते हैं। सो आज के तीनों क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट, तो कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल किया था कि सिर्फ एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लिया था एंड हैज अ चैलेंज, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया था चीजों को और खुद से ट्राई करने की कोशिश की थी, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चन चाहिए आपको, अगर चाहिए तो थम्स अप कर दीजिए, हम लोग बात करनी चाहिए। चैट बॉक्स देख रहा हूँ मैं, अगर के
डिस्कस करने वाली चीज़ों को भी तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर थम्स अप दे सकते हो। यस या नो वगैरह आप वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं देखना तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर आज के जितने भी 3 क्वेश्चंस थे, एक था हमारा रिवर्स प्रीफिक्स ऑफ वर्ड, एंड देन सेकंड था वैलिड पैरेंथेसिस जो कि हमने स्टैक की मदद से किया, और प्रीफिक्स सम को हम लोग ने स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से सिमुलेट किया था। एंड देन लास्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हमारा एक स्टैक के फाउंडेशंस को एकदम स्ट्रॉन्ग करता है वो था डेली टेम्परेचर। ठीक है, और इसका एक और सोल्यूशन था जो कि आपको बात करता मैं ऑप्टिमाइज वगैरह है, जो कि ये है जिसमें हम लोग कुछ काउंटर वगैरह की मदद से कर रहे हैं। तो ये आप खुद से देख लेना एंड देन समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो देन हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, बिकॉज अभी जो 3 दिन चलने वाले हैं, आज पहला दिन 2 दिन स्टैक ही होने वाला है, स्टैक एंड क्यू, देन इसको हम डिस्कस कर लेंगे उसमें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।